हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आज हम टॉपिक करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इज़ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। यानी मार्केटिंग जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या हम परफॉर्म करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं। हम एनालाइज करेंगे, गैदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे मार्केट से इन्फॉर्मेशन। और वो इन्फॉर्मेशन होगी क्या, मतलब कस्टमर की नीड्स वगैरह हम देखेंगे, वांट्स वगैरह देखेंगे, ये कस्टमर क्या चाहता है, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। हम वो चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन डेवलप प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। एंड उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रोडक्ट अपना डेवलप करेंगे, उसमें एडिड जो है फीचर्स और नए फीचर्स उसमें ऐड करेंगे। इसलिए हम और क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट से क्या मतलब है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी, टी थ्रेट। यानी हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, क्या हमारे वीकनेसेस हैं जो हमें दूर करनी है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं जो हमें ग्रैब करनी है, और किन किन चीज़ों से हमें थ्रेट है जिनसे कि हमें अपने आप को सेफ रखना है। तो ये सब चीज़ जो करती है कंपनी, किस में करती है, मार्केट रिसर्च करती है। कंपनी गैदर इन्फॉर्मेशन, और गैदर कहाँ से करती है इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट से, जैसे कि या एसएमएस से भी ऐसे मैसेज आते हैं ना, क्या आपको ये चीज़ें पसंद आई, हमने जो प्रोडक्ट दिया था आप उससे सेटिस्फाइड है, ऐसे एसएमएस आते हैं ना आपके पास। या डोर टू डोर रिसर्च करती है कंपनी, करती है आपकी पता लगाने के लिए कि इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट किस टाइप का चाहिए, या ये प्रोडक्ट जो हमने बेचा है ये आपको पसंद है या नहीं है। सेकंड है, अभी रिसर्च कर लिया, रिसर्च करने के बाद उससे रिलेटेड सारी प्लानिंग करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद आई प्लानिंग की बारी। आफ्टर मार्केटिंग रिसर्च कंपनी मेक प्लान्स टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कंपनी क्या करेगी, प्लान करेगी कि उसका जो मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव किया जाए। जैसे कि उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स कैसे इंक्रीज़ की जाए, या हमें किस टाइप की प्रमोशनल टेक्निक्स यूज़ करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है हमें, या हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह देना है। वो सब चीज़ों की प्लानिंग करेगी अब सेकेंड स्टेप में मार्केटियर करेगा। अभी क्या हुआ, प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेगा कि लोगों को क्या क्या पसंद था, हमारे कस्टमर्स को, उसी तरह सब कुछ चेंज लाने की कोशिश करेगा अपने प्रोडक्ट में। इन दिस मार्केटियर्स डिसाइड, मार्केटियर्स में क्या डिसाइड करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस टाइप की, कितनी अच्छी ज़्यादा क्वालिटी होनी चाहिए, या बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए, या नॉर्मल हमें गुड्स रखनी है। ठीक है, शेप और डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की शेप देखेगा, डिज़ाइन वगैरह बनाएगा। ठीक है, डिसाइड करेगा कि किस शेप के, किस डिज़ाइन के चीज़ जो है हमारी ज़्यादा बिक रही है। टाइप्स ऑफ पैकिंग, पैकिंग किस टाइप की होनी चाहिए, मॉडल्स कितने टाइप के होने चाहिए। हाउ टू मेक प्रोडक्ट बेटर देन इट्स कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, हमारा कॉम्पिटिटिव का प्रोडक्ट कैसा है और उससे बेटर हम कैसे बनाएं। ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हम अपने में कैसे लेकर आएँ ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा कस्टमर खरीदे, ना कि कॉम्पिटिटर का। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन में वो सब चीज़ें डिसाइड की जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया, सारी चीज़ डिसाइड कर ली, उसके बाद हम किस पे आएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम क्वालिटी स्टैंडर्ड इसमें डिसाइड करेंगे कि हमें क्वालिटी बना के रखनी है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। एंड ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, क्लासीफाई द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्वालिटी एक्सेट्रा। साइज़ के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स दे देते हैं अपने प्रोडक्ट को। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दूंगी इसका। फॉर एग्जाम्पल ग्रेडिंग इन राइस। अब जैसे आप राइस खरीदने जाते हैं, आते हैं ना, एक 30 रुपये किलो, एक 40 रुपये किलो, एक 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। बासमती खरीदोगे तो और महंगी है ना। ऐसे ग्रेडिंग दे दी जाती है कि जितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा उतना ज़्यादा उसका हाइयर प्राइस होगा। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, थ्रू ग्रेडिंग मार्केटियर कैन गेट हाइयर प्राइस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। ग्रेडिंग के थ्रू जो आपका मार्केटियर है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मिल सकते हैं अगर उसका बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट है तो। अभी फिफ्थ स्टेप आ गया आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या रहा, नाम से पता लग रहा है पैकेजिंग यानी कुछ पैकिंग से रिलेटेड बात हो रही है। सो डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेट, पैकेट का डिज़ाइन कैसा होगा, उसका रैपर कैसा होगा, उसका कार्टून वगैरह कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम डिसाइड करते हैं टू पैक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। अब देखो क्या होता है, आप जब शैम्पू की बॉटल खरीदने जाते हैं, है ना, या फिर कोई भी बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स वगैरह कुछ भी आप लेने चले गए, उनका ज़्यादा जो होता है पैकिंग अगर अच्छी सी हो तो आप उसे चाहते हैं कि उसे आप ख़रीदें। अगर उसकी बहुत घटिया सी पैकिंग होती है, बहुत लो क्वालिटी की होती है, आप सोचते हैं यार ये प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ऐसी होगी जैसे कि इसकी पैकिंग है। सो क्या होता है, अट्रैक्टिव पैकिंग
इंड्यूस बायर टू बाय द प्रोडक्ट। अगर पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी है दिखने में, तो एक तरह से वो भी बायर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हाँ भाई मुझे खरीदो, प्रोडक्ट कन्विंस करने की कोशिश करता है। सीरियसली साइलेंट सेल्समैन कहा जाता है इसे पैकेजिंग को। अगर बहुत अट्रैक्टिव पैकिंग है तो वो एक सेल्समैन की तरह काम करता है। अब आई लेबलिंग की बारी। पैकिंग तो हो गई, पैकिंग के ऊपर थोड़ा ना उसको बिल्कुल खाली छोड़ देंगे, कुछ लिखेंगे भी तो वो जो लिखा होता है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो लेबलिंग उसको बोला जाता है। इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ पैकेजिंग, जो इन्फॉर्मेशन देता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें जो है लेबलिंग से हमें पता लगती है। इंपॉर्टेंट इन्फो कैन बी गिवन टू कस्टमर्स, और कस्टमर्स को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ देनी है तो उस लेबल के थ्रू हम दे सकते हैं। पैकेजिंग जो होगी, आपके जो डब्बा होगा उसके ऊपर लेबल लगे होंगे जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अब आई ब्रांडिंग की बारी। अभी ब्रांडिंग मतलब क्या होता है? अब जैसे आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। एक शैम्पू लेने जा रहे हैं, एक डव का शैम्पू, एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू, और पता नहीं बहुत सारे टाइप्स के आजकल तो शैम्पू वगैरह, हर कोई भी प्रोडक्ट देख लो आप, उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो एक ब्रांडिंग मतलब एक नाम दे देना अपने प्रोडक्ट को, गिव अ स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को नाम दे देना, हाँ भाई ये नाम है हमारे प्रोडक्ट का, ये शैम्पू है तो ये डव का शैम्पू है, ठीक है, ये डाबर की टूथपेस्ट है, ऐसे नाम दे दिया। सो कंपनी यूज़ इट्स ओन नेम, या तो कंपनी अपना खुद का नाम यूज़ करती है, ठीक है, या फिर सम अदर स्पेशल नेम, अपने प्रोडक्ट के लिए कोई डिफरेंट सही नाम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोनी, एयरटेल वगैरह ये सब अपने ही नाम यूज़ करते हैं ना। लेकिन जो सर्फ वाली कंपनी टाइड है, उसका नाम तो ना कंपनी का नाम ही है टाइड, कंपनी का नाम तो अलग है, लेकिन वो सर्फ टाइड बनाती है और उसने उसका नाम रखा हुआ है सर्फ का टाइड, तो एक स्पेशल अलग सा नाम दे दिया उसने, कंपनी ने, उस प्रोडक्ट को। तो ये कंपनी की मर्ज़ी है, चाहे वो अपना खुद का नाम दे दे, चाहे वो एक स्पेशल नेम दे दे अपने प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब कस्टमर सपोर्ट सर्विस क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ देखिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन मोटिव है, क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग पिन ऑफ द मार्केट। वही मेन है, सब कुछ कस्टमर है तो ही तो हम सामान बेच रहे हैं, कोई खरीदेगा नहीं तो हम क्यों बेचेंगे सामान, है ना। कस्टमर बिकम परमानेंट व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड विद कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर को परमानेंट कस्टमर कब बनता है, वो लॉयल कब होता है? जब आपकी दी हुई जितनी भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज हैं वो उनसे सेटिस्फाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर कंप्लेंट्स अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं तो वो दोबारा भी सोचेगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सिम ले लिया, ठीक है, लेकिन उसमें नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा इशू रहता है, आप बार बार कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और फ़ोन लगता ही नहीं है। क्या होगा? एक दिन आप दुखी होके बोलेंगे अरे सिम ही चेंज कर देते हैं, हम तो दुखी हो गए इससे, कस्टमर केयर वाले उठाते ही नहीं फ़ोन, है ना। तो कस्टमर की कंप्लेंट्स करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वॉशिंग मशीन ले लिया या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसा चीज़ ले लिया जो आपको इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा? आफ्टर सेल सर्विसेज आपको फ्री में मिल रहे हैं कि हाँ भाई आएंगे हमारे जो भी सेल्समैन या जो भी होगा वो आके सब कुछ फिक्स कर जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम उठाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने फ़ोन किया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो आप क्या होगा? सेटिस्फाइड हो जाएंगे, दोबारा सोचेंगे कि हाँ हम इसी कंपनी की वॉशिंग मशीन कर देंगे अगर हमारी ख़राब होगी तो, क्योंकि हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इनकी सपोर्ट सर्विसेज से। अभी 8th पॉइंट आ गया आपका प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या चीज़ होती है? मनी विच कस्टमर पे टू बाय अ प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, उसके लिए आप जो पैसे देते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो होती है प्राइस। अगर क्या होता है, हर मार्केट में, सपोज आप मार्केट में जा रहे हैं, एक कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, शैम्पू या कुछ भी, हर शैम्पू की बॉटल आपको 50 to 60 में मिल जाती है, लेकिन एक नया ब्रांड आया वो दे रहा है 100 में, 150 में, ऐसे उसके प्रोडक्ट्स हैं। आप क्यों खरीदेंगे इतने ज़्यादा प्राइस में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, बिकॉज लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में अगर ज़रा सा भी फ़र्क होता है तो क्या होता है? ऐसा हो सकता है कि आपका कस्टमर जो है कंपटीटर्स के प्रोडक्ट पे पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे मैगी खा रहे हैं या फिर कोई भी पेप्सी की, हम कोका कोला की बात कर लें, अगर जैसे कि हाफ लीटर की बॉटल 40 रुपीज़ की है, 40 से आप 43 या 44 भी कर देंगे ना, तो लोग पेप्सी की जगह कोका कोला पीनी शुरू कर देंगे, बोलेंगे काली तो है दोनों, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, है ना। तो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटियर शुड कीप इन माइंड, सबसे पहले मार्केटियर को प्राइस डिसाइड करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव से जो है उसको देखने हैं, डिमांड देखनी है कि डिमांड है भी या नहीं। अगर ऐसा है कि डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है तो प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
कंपटीशन भी देखना पड़ता है, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, तो क्या है, प्राइस को कम रखना पड़ेगा। अगर बिल्कुल कंपटीशन नहीं है तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे आपका चल जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज 9th पॉइंट इज प्रमोशन एंड सेलिंग। प्राइस डिसाइड कर दिया, अब आप उसे प्रमोशन करने निकल गए हैं और बेचने निकल गए हैं प्रोडक्ट को। सो प्रमोशन क्या चीज़ होती है, एक्टिविटीज़ विच आर डन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड इंक्रीज सेल। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं, किस लिए, अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट हमारा नया आया है, ये प्रोडक्ट आप खरीदो, या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट जो टीवी वगैरह में आती हैं, किस लिए आती है, ताकि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो आपसे कम्युनिकेट कर सके और डायरेक्ट कह सके प्लीज़ बाय दिस प्रोडक्ट, है ना। पर्सनल सेलिंग, डोर टू डोर सेलर आते हैं, वो बेचने आते हैं, ये सर्फ ले लो, ये यहाँ पे मैगी ले लो, जो भी चीज़ बेचने आते हैं ना। सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह यूज़ करना, जैसे डिस्काउंट वगैरह दे देना या पब्लिसिटी वगैरह करना। सो ये सभी किसका पार्ट है, प्रमोशन का। नेक्स्ट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हैं, मेक प्लान्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप इसमें ये डिसाइड करते हैं कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, कितने चैनल्स यूज़ करने हैं, कितने बीच में, मतलब एक तरह से मिडल मैन या एजेंट्स बोल सकते हैं हम, कितने यूज़ करने हैं। डायरेक्ट आप मैन्युफैक्चरर हैं या डायरेक्ट खुद जाके आप रिटेलर्स के पास जाके सप्लाई कर दो, या बीच में एक एजेंट लगा दो, या बीच में एक होलसेलर लगा दो, ठीक है, वो आप डिसाइड करते हो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। चॉइस ऑफ चैनल, कितने चैनल्स आप यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन्वेंट्री कितनी आप रखेंगे, है ना, अपने पास, ताकि एकदम से डिमांड आ जाए तो क्या हो, आपको दिक्कत ना हो। वेयर हाउसेस वगैरह, क्योंकि आपको जब इन्वेंट्री बना के रखोगे, स्टॉक रखोगे, तो वेयर हाउसेस की ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना। अभी 11th पॉइंट आया ट्रांसपोर्टेशन। अब सब कुछ तैयारी हो गई है, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं गुड्स, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, बिकॉज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो रेफ्रिजरेटर्स बना रही है, ठीक है, और ज़रूरी थोड़ा ना है कि जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं वो बनाएगी वो सारे उसी स्टेट में बिक जाएंगे, ज़रूरी थोड़ा ना ऐसा, कुछ ऐसा होगा शायद बच जाएँ, बहुत ज़्यादा वो बना रही है तो बच जाएँ, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर को संभाल के तो रखेगा नहीं कि 10 साल बाद दोबारा बेचूंगा, जब इनका कभी वो फ्रिज पुराना हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, वो क्या करेगा, दूसरी जगह उनको भेज देगा। तो दूसरी जगह उनको गुड्स को भेजने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सो मार्केटियर यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स टू ट्रांसफर इट्स गुड्स टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। मार्केटियर क्या करता है, बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स वगैरह या जैसे भी ट्रेन वगैरह कुछ भी यूज़ करेगा, ताकि वो कंट्री के कॉर्नर्स तक, मतलब हर एक स्टेट तक, हर जगह तक अपने गुड्स जो है ट्रांसफ़र कर सके। ये आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में लास्ट पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर दिया तो समझ लो बेच ही दिया। अब उसके बाद क्या है, गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने गुड्स कंज्यूम बनाए, ठीक है, और उसी वक्त सबने खरीद लिया, ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से बिक गए, टाइम लगता है गुड्स को बिकने में। तो क्या होगा, टाइम गैप आ गया आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, कि जो प्रोड्यूस करे और जो कंज्यूम करे उसके बीच में काफ़ी टाइम लगता है ना। सो गुड्स नीड टू बी कीप सेफ बिटवीन दिस टाइम। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, ताकि हम गुड्स को अपना सेफली रख सकें, ताकि उस पर मॉइस्चर वगैरह, हीट, कोल्ड या जो भी है, इंसेक्ट्स वगैरह, चोरी वगैरह से इन सबको बचा के रख सकें, है ना। मार्केटियर यूज़ ओन वेयर हाउस। तो इसके लिए मार्केटियर क्या करेगा, या तो अपने खुद के वेयर हाउसेज यूज़ करेगा, उसमें स्टोर करके रखेगा उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, या फिर कोई पब्लिक वेयर हाउस यूज़ करेगा, सब लोग जो मिल के एक साथ वेयर हाउस यूज़ करें, ताकि उसके गुड्स जो है सेफ़ रहें और फ्रेश रहें जब तक वो बिके नहीं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.